हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम विलास कोतवाल। सो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियोस लेके आए थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हमने कंप्लीट कर दिया है। एक टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है लेकिन हमने अलग से पढ़ाना है, वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट, जो हाइट्स एंड डिस्टेंस है उसका हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे और हम कंसेप्ट जैसे ही उसका पकड़ लेंगे, अगर आप उसका कंसेप्ट समझ गए तो वो चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला हमारे लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब स्टूडेंट देखो, इसमें होता क्या है ना, ये आपने 9th या 10th की बुक में आपने देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे आते रहते हैं। कैमरा ठीक है। हाँ देखो, इसमें होता क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की हम पहले समझेंगे, फिर हमारे लिए चैप्टर करना बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो, इसमें पहला क्या होता है, एक होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जर्वर देखने वाला। ऑब्जर्व देखने वाले, ऑब्जर्व करने वाले को कहते हैं ऑब्जर्वर, और जिस चीज को वो ऑब्जर्व करे उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मैं ऑब्जर्वर हूं, आप क्या हो, मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, मैं मतलब मोबाइल फोन को देख रहा हूं तो अब मैं ऑब्जर्वर हूं, वो ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जो लाइन जोड़ती है, वो मेरी आंख की नजर जो सीधी आपके ऊपर पड़ रही है, उसको कहते हैं, ये रुको एक सेकंड, हाँ देखो, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन, जिससे ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटरेक्शन। और जो चौथी चीज, एक और चीज क्या होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन, लाइन ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, जिससे क्या है, ऑब्जर्वर जो है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। देखो मैं ये बंद हो जाता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखो, ऑब्जर्वर कौन है, जो देख रहा है, और जिसको वो देख रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को जो, जिस चीज की वजह से वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वो क्या, लाइन ऑफ इंटरेक्शन। या इंटरेक्शन, इसको लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं कई जगहों पर। ठीक है, तो घबराना नहीं, साइट मतलब नजर। तो ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये मान लो एक ऑब्जर्वर है और ये किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जिस नजरों से ये देख रहा है, जिन नजरों से ये इंटरेक्ट कर रहा है, या जिन नजरों से ये इसको देख रहा है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ इंटरेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, ये चीजें लाई कैसे करती है। देखो, ये 4 चीजें हमने पढ़ी, अब देखो यहीं पे ना, यहीं साइड पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखो देखो, मान लो आप यहां पे बैठे हो और ये बिल्डिंग है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आने में इसी तरह के एग्जांपल लूंगा। इस बिल्डिंग के ऊपर आप कोई, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई पोल लगा हुआ है, ये पोल है। ठीक है, ये पोल है। आप इस पोल के टिप को, टॉप को यहां से देख रहे हो। ठीक है, यहां से देख रहे हो नीचे से इस टिप को, तो ये क्या है, आप क्या हो, ऑब्जर्वर। ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, और जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और जो लाइन इन दोनों को जोड़ती है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। और इस ऑब्जेक्ट के, और इस ऑब्जेक्ट और ये मतलब ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो कितना होगा, ये। और ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये ऑब्जर्वर है, जिसको देख रहा है वो क्या, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में जो कांटेक्ट बनाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, उस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। मतलब मेरी नजर उसके ऊपर जा रही है, तो नजर का जो रास्ता है उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और उस पोल और मेरे बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो मैं यहां पर हूं, इसको देख रहा हूं, लेकिन हमारे बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होती है, जिस लाइन से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालते हैं उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ में आया स्टूडेंट? ये 3-4 चीजें जो इसमें समझने वाली थी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, और 2 चीजें, बस इतना ही समझना, 2 चीजें और बताऊंगा, बस सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम डायरेक्ट। ठीक, इसका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म है, यहीं पे खत्म है। देखो, अब मैं यहां से देख रहा हूं, ये एक पेड़ है, मान लो कोई, उस पेड़ की टिप को,
तो मैंने यहां से पेड़ की टिप को अगर देखना तो मैं नजरें ऊपर कर रहा हूं, नजरें क्या कर रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं, एलिवेट कर रहा हूं। अगर मैंने पेड़ की टिप को देखना तो मैं नजरें क्या करूंगा, ऊपर करूंगा, और उसको क्या कर रहा हूं, आंखों को मैं एलिवेट कर रहा हूं, तो इट मींस दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऊपर देखने वाली चीजों के लिए हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये यहां से यहां गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, मान लो थीटा कोई अननोन एंगल है तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम अगर मैं किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के नीचे किसी चीज को देख रहा हूं, नीचे किसी चीज को देख रहा हूं, मैं कैसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा नहीं, नीचे के लिए मैं ऐसे देखूंगा। तो मैंने क्या किया, जो नॉर्मल आई साइड थी उससे नीचे झुका, तो क्या किया मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे की तरफ देखा, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस इज कॉल्ड, ये मेरी नॉर्मल आइज थी, नॉर्मल आइज से ये एंगल नीचे की तरफ झुकाया मैंने, आंखें नॉर्मल आगे देख रही थी, उधर से नीचे झुकाया, तो ये स्ट्रेट था, इधर से नीचे थोड़ी सी एंगल नजर झुकाई, तो ये नजर झुकाई और आम नजर के बीच का जो एंगल है, इसको और इसका बीच का जो ये वाला थीटा एंगल है, थीटा 1 लिखता हूं इसको, ठीक है थीटा, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूं, थीटा 1 क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया, जो आंखें उठा के देखना पड़े वो एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आंखें झुका के देखना पड़े वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये यहां से नीचे देख रहा था तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये यहां से ऊपर की तरफ देख रहा था तो ये क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना, ये एंगल और ये एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये भी थीटा 1 के बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दो पैरेलल लाइंस है, इनके बीच में ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। ये अगर थीटा 1 होगा तो ये भी थीटा 1 होगा, ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। समझ में आया, ये अगर नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हो तो ये थीटा क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझ में आया स्टूडेंट्स, समझ में आया, वीडियो वर्क कर रहा है, यस वीडियो इज वर्किंग, माइक भी चल रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, मैं चूंकि स्क्रीन से इसके ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए ये मैं क्वेश्चन इसके ऊपर निकालूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, है ना, यही क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, टॉप, टावर के टॉप से, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है किसी व्हीकल का, ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया है टॉप ऑफ टावर से, तो ये एंगल होगा, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, कितना ये 60 डिग्री है, ठीक है, ओके। इफ द व्हीकल अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, और बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के ऊपर से मैं इस गाड़ी को देख रहा हूं, वो बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर से मैंने कार को देखा, 60 डिग्री के डिप्रेशन एंगल से देखा, यस डिप्रेशन के एंगल से देखा, कहां गया, हाँ, और व्हीकल जो है, जो गाड़ी थी, वो कितनी दूर है इस बिल्डिंग से, 100 मीटर दूर है, कितनी मीटर है, 100 मीटर दूर है। पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब हमसे पूछी है ये हाइट, स्टूडेंट हमसे पूछी है ये हाइट निकालो टावर की। पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो टावर के ऊपर बैठ के मैं किसी गाड़ी को देख रहा था, एंगल 60 डिग्री नीचे की तरफ, ऐसे करके गाड़ी को नीचे की तरफ देख रहा था, तो ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनाया मैं नीचे, और वो गाड़ी जो है, वो जिस गाड़ी को मैं देख रहा हूं, वो मेरी बिल्डिंग से कितनी दूर है, 100 मीटर दूर है। तो ये बिल्डिंग थी, जिस बिल्डिंग के ऊपर मैं हूं, उससे 100 मीटर दूर है, ये आगे 100 मीटर दूर। तो अब बोल रहा है बताओ इस टावर की हाइट कितनी है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, मैंने आपको अभी बताया ये क्या होता है, एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हाँ ठीक है। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, एंगल्स पता हो तो साइड निकाल सकते हैं, साइड पता हो तो एंगल निकाल सकते हैं, ये है उसकी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की, ध्यान से देखो। देखो अब क्या है हमारे पास, एंगल दिया 60 डिग्री, ये इस ट्राइंगल में, इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, बेस, मैंने कहा एंगल के साथ वाला बेस होता है सामने परपेंडिकुलर, ये क्या दिया हुआ है, बेस, बेस कितना है 100 मीटर, और इस एंगल के हिसाब से ये क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, ये कितना दिया है, एच दिया है, इसके बारे में वैल्यू नहीं पता हमें, और एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर और बेस वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, टैन का याद करो, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इधर हम यूज करेंगे टैन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टैन ही क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की बात की है, तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, या टैन में आते हैं या कॉट में आते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, टैन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/√3, 1√3 कितना होती है, √3 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है हमें नहीं पता, ये h है, और बेस कितना है 100, तो h इक्वल टू कितना आ गया 100√3, ये आ गई आपके टावर की हाइट।
समझ में आया स्टूडेंट्स? पता कैसे चला tan यूज करना है? क्यों? क्योंकि हमने देखा इस एंगल के हिसाब से हमें बेस दिया हुआ है, इस एंगल के हिसाब से हमें ये निकालना है, क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला होता ही tan में। वही आपसे पूछा होता कि ये लाइन ऑफ साइट कितनी है, मतलब इस गाड़ी से जो ऑब्जर्वर है वो कितनी दूर है। अगर ये पूछा होता तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी होती। हाइपोटेन्यूज और बेस अगर हमने होता तो हाइपोटेन्यूज और बेस किसमें होता है? कॉस में होता है। तो पता कैसे चला tan यूज करना है? क्योंकि हाइट निकालनी थी और बेस दिया हुआ था। समझ में आया स्टूडेंट्स? बीच में कॉल आ गया था, ठीक है, बीच में कॉल आ गया था, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तरह तरह के क्वेश्चन कर, इसको उतार लेना स्टूडेंट्स आप, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके सामने, जो भी है देख लो इसको, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्मॉल ट्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्मॉल ट्री का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। एलिवेशन है तो मतलब नीचे से होगा, एलिवेशन है तो नीचे से ही तो ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर से ऊपर की तरफ, थोड़ी ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो डिप्रेशन है होता, अगर ऊपर की बात की तो डिप्रेशन है, ये नीचे से बात की तभी तो एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ स्मॉल ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 300 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ट्री से जो 300 मीटर दूर है, ट्री से जो 300 मीटर दूर है एक पॉइंट, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। व्हेन द ट्री ग्रू टॉलर, जब ट्री बड़ा, देखो ट्री इस तरह बड़ा हो गया, ट्री जब ग्रो किया तो ग्रो करने के बाद ये मान लो यहां तक ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 60 डिग्री हो गया फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय हाउ मच डिड द ट्री। बताओ ट्री कितना ग्रो किया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ये ट्री कितना ग्रो किया, एच, ये इतनी हाइट कितनी ग्रो करी। एक ट्री था ये वाला, ये ट्री खड़ा था, इस ट्री से 300 मीटर दूर इसके बेस से एक जगह है जहां पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है। कुछ सालों के बाद जब ये पेड़ बड़ा हुआ तो ये एंगल कितना हो गया? इसी पॉइंट से 60 डिग्री हो गया। तो बताओ ये कितना ग्रो किया, इसकी बात की है, ठीक है। मान लो ये पूरा कितना है हमारा? परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पूरा क्या है? परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखना, अगर परपेंडिकुलर है, अब देखो हमें ये वाली हाइट पूछी, ये किस में आ रही है? परपेंडिकुलर में आ रही है और बेस हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? पहले tan 30 यूज करेंगे। tan 30 क्या होगा स्टूडेंट? देखो ध्यान से, tan 30, ये tan 30 इस ट्राइंगल में यूज करेंगे। एक सेकेंड, ये इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। tan 30 क्या होगा स्टूडेंट्स? tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर कितना है? ये वाला परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरा p, इसको भी ये पूरा p है, उसमें ये वाला h है, तो पूरे p में से जब ये h निकाल देंगे तो ये कितना बन जाएगा? p माइनस h, ठीक है, क्या बन जाएगा? p माइनस h। tan 30 होगा p माइनस h अपॉन बेस कितना है? 300। tan 30 कितना? 0 1/√3, 1/√3 होता है, 1/√3 इज इक्वल टू p माइनस h अपॉन 300। ये 300 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? p, इधर नहीं, p माइनस h इक्वल टू कितना आ गया? 300/√3 आ गया। ये p माइनस h की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई है, इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। अब इस पूरे p की वैल्यू निकालेंगे। इस बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ध्यान से देखना। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में आओ, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में। इसमें tan क्या है? इसमें लगेगा tan 60, क्योंकि इसमें 60 डिग्री एंगल है। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये पूरा p के बराबर है, अपॉन बेस कितना? ये 300 ही है। tan 60 कितना होता है? 0 1/√3, 1/√3 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू p/300। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 300√3, ठीक है। p भी आ गया हमारे पास, p माइनस h भी आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस p में से p माइनस h काट देंगे तो ये वाली h आ जाएगी ऊपर हमारे पास। तो h क्या आ जाएगा यहाँ से? इसमें से ये माइनस करेंगे, p माइनस h माइनस p, क्या करेंगे? ध्यान से देखना। इस p माइनस h, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा? p माइनस h था ऊपर, इसमें से माइनस करेंगे p इज इक्वल टू 300 अपॉन √3 माइनस 300√3। वेरिएबल 1 √3 आएगा इसका, ये 300 माइनस 300 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा? 300 माइनस 900/√3। ये किसके बराबर हो जाएगा? p से p कट गया, माइनस h के बराबर। तो माइनस h इक्वल टू अगर ये है, माइनस h इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 600 अपॉन √3। माइनस माइनस के h इक्वल टू कितना आया? 600 अपॉन। ध्यान से देखो, मैंने इसको p बाई माइनस h ले लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, कुछ भी नहीं किया। ये पूरा p था,
ये h था, तो ये कितना होगा, p में से h निकालो तो ये बच गया हमारे पास इतना सा, p माइनस h हो गया। इस ट्राइंगल में पहले हमने tan 30 यूज किया, फिर इस ट्राइंगल में हमने tan 60 यूज कर लिया, फिर इन दोनों को इस हाइट बड़ी वाली हाइट को से छोटी वाली हाइट को माइनस कर दिया, तो ये वाली हाइट हमारे पास आ गई, दैट इज 600√3। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, ये आप नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना, ठीक है ना, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चल रहा है एक और। अ ट्री ब्रेक्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। एक ट्री है, ये ट्री था पहले, अब ये यहां से टूट गया और नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है, ये ट्री की हाइट है, ये ट्री पहले ऐसे था, अब ये ट्री यहां से टूट गया तो ये नीचे आ गया, तो टूटने का मतलब क्या, यही वाला पार्ट तो यहाँ नीचे आया, इट मींस ये और ये आपस में बराबर होंगे। ये चीज देखो, अगर ये पूरा ट्री है, इसमें से यहां से ब्रेक होगा तो ये गिरेगा उतना ही नहीं, यही वाला पोर्शन तो नीचे गिर जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ट्री यहां था, ट्री टूट के ऐसे हो गया, ये ट्री है, ठीक है, फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट वाइट हाइट, बताओ किस हाइट पे ये ब्रेक हुआ है, मतलब ये हाइट पूछी आपसे, किस हाइट पे वो ब्रेक हुआ है। इफ द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री वाज 24 मीटर, 24 मीटर, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ, और ओरिजिनल हाइट कितनी थी इसकी, 30 विद द ग्राउंड, 24 मीटर इसकी हाइट थी। अगर ये h है तो ये कितना होगा, 24 माइनस h। ऑब्वियसली यार ये पूरा 24 मीटर का था, अगर ये इधर से इधर तक h है तो ये इधर से इधर तक कितना होगा, 24 में से ये h निकाल दो तो ये वाली हाइट, अगर पूरा ट्री ये 24 मीटर का है, अगर ये इतना सा h है तो ये ऊपर कितना होगा, 24 में से ये पूरे 24 में से ये h निकाल दो तो कितना बचा, 24 माइनस h, यही तो है, ये 24 माइनस h हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये सॉरी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, sin 30। तो sin 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 30 कितना होता है, 0 1 बाई रूट 0 1 बाई 2 1 बाई 2 होता है, 1 बाई 2 इज इक्वल टू h अपॉन 24 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू h कितना हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू ये 2 इंटू एच, 2h 24 माइनस h यहां पर आएगा, तो 24 इज इक्वल टू माइनस h उस साइड जाएगा, प्लस h हो जाएगा, तो 24 इज इक्वल टू 3h, h इक्वल टू 8। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8, मतलब 8 मीटर ऊपर जाके ये क्या हुआ था, टूटा था। यहां से देखो स्टूडेंट्स, हुआ क्या, ये पेड़ था पूरा 24 मीटर का, मान लो ये h खड़ा रहा और बाकी पोर्शन कट गया, तो टोटल 24 है, 24 में से अगर h खड़ा रहा तो गिरा कितना, 24 में से h निकाल दो, h खड़ा रहा ना वो वाला निकाल दो तो बाकी सारा गिरा, ये 24 माइनस h आया। तो अब हमें ये h है और ये 24 माइनस h है और ये एंगल 30 डिग्री दिया, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मिला के कौन सा फार्मूला यूज होता है यहाँ पर, साइन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने ना हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए एक वीडियो शूट करी थी, उसमें ना मैंने 2-3 टाइप से क्वेश्चंस को मतलब टच किया था, समझाया था। तो मैं चाहता था ना इस हाइट्स एंड डिस्टेंस के कुछ और टाइप्स करा के इसको एक ही वीडियो के अंदर खत्म करूं। तो मैंने क्या किया, इसमें 2-3 और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, उसमें ऐड करके मैंने इसको ना लगभग इसके कई टाइप्स को इसमें टच कर लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए हाइट्स एंड डिस्टेंस में और किस तरह के क्वेश्चंस मतलब हो सकते हैं। ठीक है, हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो एक टाइप और जो थी उसमें क्या होता है, क्वेश्चंस करते हैं साथ साथ में, ठीक है, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा ऊपर। देखो जैसे ये क्वेश्चन है सामने आपके, 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ क्लिफ, 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ क्लिफ, कोई क्लिफ है, ठीक है, 129 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, क्लिफ की फुट से 129 मीटर आगे, 129 मीटर आगे क्या है, the angle of elevation of the top of the cliff is 30 डिग्री। मतलब क्लिफ के फुट से 129 मीटर आगे जाके जो क्लिफ के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ऊपर के लिए जो होता है, तो यहां से ऊपर की तरफ 30 डिग्री है। तो बोरा हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है, मतलब हमें क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है क्लिफ की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हाइट निकालनी है क्लिफ की। देखो ध्यान से देखो, एंगल हमारे पास दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है, हाइट हमें निकालनी है। तो बेस और हाइट किस में आता है, tan थीटा में आता ही नहीं आता स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन 129, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3, ठीक है, 1 बाई रूट 0 1 बाई रूट 3 में बोलता हूँ, 0 से स्टार्ट करता हूँ, इसकी वैल्यू tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 30 की 1 बाई रूट 3 होती है, फिर 1 होती है, फिर रूट 3 होती है, फिर नॉट डिफाइंड होती है। तो 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 129। अब h यही रहेगा, इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 129 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर एक कंसेप्ट आता है, आपको मैं बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन, ओके,
रैशनलाइजेशन क्या होता है, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी हमारे डिनोमिनेटर में अगर रूट हो तो वहां पे एक नया मेथड आता है आपके सामने, उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, जैसे इसके डिनोमिनेटर में रूट 3 आया ना, डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया है अगर सिंगल टर्म है तो जो डिनोमिनेटर में दिया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो उससे फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। देखो h इज इक्वल टू 129 अपॉन रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके क्या हो जाएगा, 129 अपॉन रूट 3, इसको रूट 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 से ही डिवाइड करेंगे। देखो रूट 3 अपॉन रूट 3 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी से डिवाइड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 129 इंटू रूट 3 क्या होगा, 129 रूट 3, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 होगा रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या जाएगा 129 रूट 3 अपॉन 3। और आप देखो ध्यान से, 3 से अगर हम 129 को 3 4 12 3 3 9, तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया 43 रूट 3, ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। समझ में आया कैसे आया, हमें हाइट निकालनी थी, बेस हमें दिया होता, तो हाइट अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा, तो हमने tan 30 यूज किया, तो h अपॉन 129, h अपॉन 129, तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 डाली, 129 यहां पर आएगा, तो रूट 3 था डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज किया, वो रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड किया, तो रूट 3 इंटू 129 129 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर दिया, नीचे 3 बचा, 3 इंटू 43 कितना होता है 129, तो 43 रूट 3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट। समझ में आया, ठीक है, इसको उतारना, बढ़िया क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करेंगे अब हम, यहाँ पर बीच में एक कॉल आ गया था मुझे उस वजह से, ठीक है। अब चलो, अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये वाला क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री। देखो ट्री ये है, तो ट्री की शैडो जो है, हमेशा याद रखना, सूरज अगर यहां से है तो शैडो जो होगी इस ट्री की शैडो इधर पड़ेगी, ये शैडो ऐसे ही पड़ेगी नीचे, ठीक है ना, पीछे की तरफ पड़ेगी। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन अ ग्राउंड ऑफ अ टॉल ट्री ऑफ हाइट 30 मीटर, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर ट्री की, उसकी शैडो कितनी है 10 रूट 3 मीटर, ठीक है। ये तो बता रहा, बताओ व्हाट इज द एंगल इन डिग्रीज ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन, सन का डिग्री कितना है, कितने एंगल ऑफ एलिवेशन है, ध्यान से देखो। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यहां से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा हूं, मतलब इस थीटा की बात कर रहा है कि एंगल किस एंगल पर है सन, ये सन होगा ना, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। अब देखो आपका क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, एंगल निकालो, tan थीटा के फॉर्मूला लगाएंगे। अरे हमें पता कैसे चला tan थीटा यूज करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है उसी के फॉर्मूले में आ सकता आता है, हम cot थीटा भी यूज कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 30 और बेस कितना है 10 रूट 3, तो ये 0 से 0 कटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3 अपॉन रूट 3। ये वैल्यू तो हमने कहीं देखी नहीं, ये वैल्यू तो हमने कहीं देखी नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं स्टूडेंट। रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो ये आपका जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं ये tan के किसी जो आपका आपने टेबल पढ़ा उसमें किसी न किसी एंगल की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, तो ये क्या 3 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3 होता है ना, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये 3 बचेगा, तो 3 से 3 कट गया, तो आया रूट 3। अब tan थीटा इक्वल टू रूट 3 है, तो tan रूट 3 कब होता है 0, 1 बाई रूट 3, 1 रूट 3 होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा एंगल आपका 60 डिग्री। समझ में आया आपको स्टूडेंट, यही तो क्वेश्चन था, थीटा ही तो पूछा था, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है सूरज का 60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, a kite is flying at a, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैं लेके आया हूं, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तभी, ठीक है। क्वेश्चन है a kite is flying at the height of 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 75 मीटर ऊपर एक फ्लाइट काइट जो है वो उड़ रही है, क्या है काइट, ठीक है। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा, अब ये जो धागा है, धागा ऐसे होगा ना, ये धागा जो है एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर थीटा, कितना एंगल बना रहा है थीटा। तो बताओ स्लैक कोई भी नहीं, स्लैक का मतलब होता है कि एक बार आप गुड्डी उड़ाते हो ना, गुड्डी ये उड़ाते हो तो ऐसे होती है ना धागा, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ये आप होते हो यहाँ पर, है ना, आप इससे खूबसूरत होंगे ऐसी बात नहीं, तो ये स्लैक नहीं है, स्ट्रेट है इस बड़ी धागा, तो मतलब ये स्ट्रेट है, ठीक है, क्योंकि कई दिमाग लगाने वाले इसमें बोल सकते हैं ना सर ये स्ट्रेट तो होता ही नहीं धागा, ठीक है ना, तो मैथ से इसमें सब कुछ होता है। तो अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू, लेकिन cot थीटा 8/15 दिया, क्या दिया है cot थीटा इक्वल टू 8/15, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और आपसे ये पूछिए
ये लेंथ पूछी है किसकी, स्लैग की, सॉरी स्ट्रिंग की। तो ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, कॉट थीटा दिया 8/15, कॉट थीटा होता क्या है, कॉट थीटा होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8/15 है, ठीक है। अब ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है 75 है, अगर परपेंडिकुलर 75 है और यहाँ पर 15 दिया है, मतलब 15 इंटू 5 करें तो 75 आता है, अरे आता है ना परपेंडिकुलर 75, तो मतलब इसके 5 गुना है, अगर इसके 5 गुना है परपेंडिकुलर तो बेस जो है वो भी तो इसके बेस भी तो इसके 5 गुना ही होगा, क्योंकि देखो b अपॉन पी इज इक्वल टू दिया 8/15। ध्यान से देखो, अब p की जगह पे क्या दिया हुआ आपको, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना आपको 75 है, तो इस परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 75 लिख देंगे, ये 75 लिखा, तो 15 5 से 75, 5 यहां गया तो b इक्वल टू कितना आ गया 40, तो बेस कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 40। अरे बेस 40 आया नहीं आया, बेस 40 आया ना, कैसे आया, क्योंकि 8/15 इज इक्वल टू b अपॉन 75 है। तो मैं पहले यहां से इस मेथड से कर रहा था, आपको नहीं समझ आया तो ऐसे समझ आएगा, परपेंडिकुलर की जगह पे 75 डाल दिया हमने, तो बेस हमारा निकल गया यहां से कितना 40, तो बेस 40 आ गया, परपेंडिकुलर 75 आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अरे क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन में एंगल पूछा है क्या, इस क्वेश्चन में भी एंगल पूछा है, स्ट्रिंग की लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछी है, अरे ये तो इजी, फिर तो एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, हम पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या ये है, तो एल का स्क्वायर, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, अरे अरे ये आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या है ये, तो 75 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर क्या होता है, जिस भी नंबर के एंड में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 8, 7 8 56 और लास्ट में 25 लगा दो, ठीक है, तो क्या आएगा 5625, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो 0 0 ये 25 आ गया, 6 6 12 2 5 1 6 1 7 7225 आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 7225, स्क्वायर इस आ जाएगा तो रूट बनेगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 8 से 72 होता है, तो ये जाएगा 85 का, h इक्वल टू 85 आएगा, क्योंकि 85 का स्क्वायर होता है 72, 85 8 9 से 72, यस ये होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई 85, तो यही तो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है जो आपसे पूछी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम जब एंड में ना और क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे तब और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें मैंने कई तरह की वैरायटी को डिस्कस करने की कोशिश की है, तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे, एंड ये नोट डाउन करना, एंड थैंक यू सो मच। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ हमें आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल दिया, वहां पे हम वीकली टेस्ट लेते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप वहां पे एनरोल कीजिए और हमारे साथ तैयारी करने का मौका पाइए। थैंक यू सो मच, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है।